हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ मुगल वंश के प्रशासन, प्रमुख कार्य और रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शाहजहां ने अंग्रेज़ों को हुगली और कासिम बाजार में कारखाने स्थापित करने की आज्ञा कब दी? तो कब दी थी? 1650-51 में। अगला प्रश्न है, बंगाल के राज्यपाल ने हुगली कारखाने के किस उच्च अधिकारी को छोटी सी बस्ती देने की आज्ञा दी थी? तो किसे दी थी? जॉब चारनाक को। अगला प्रश्न है, शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा है? तो किसने कहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। अगला प्रश्न है, अमीर ए बंगाल या अमीर ए बंगला शेरशाह ने सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया था? तो किसे किया था? काजी फजीलात को। अगला प्रश्न है, किसानों के लिए जाने वाले जरीवाना एवं महासालाना करों की दर क्या थी? तो कितनी थी? 2.5% और 5%। प्रश्न क्या है? किसानों से लिए जाने वाले जरीवाना एवं महासालाना करों की दर क्या थी? तो कितनी थी? 2.5% और 5%। अगला प्रश्न है, किसान किस पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे? तो किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने कन्नौज को आबाद करके कौन सा नगर बसाया था? तो शेरशाह ने कन्नौज को आबाद कर शेरसूर नगर बसाया था। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह सूरी के बारे में ये किसने कहा है? तो किसने कहा था? अब्बास खां ने। किसने कहा था? अब्बास खां ने। अगला प्रश्न है, खालसा भूमि से संबंधित चकलादार के अधीन भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? चकला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मराठों द्वारा जीते गए प्रदेशों से वसूला जाने वाला राजस्व का चौथा हिस्सा क्या कहलाता था? तो चौथ कहलाता था। अगला प्रश्न है, तांबा निर्मित कौन सा एक सिक्का था जो अकबर के समय में रुपए के 40वें हिस्से के बराबर था? तो क्या था? दाम। दाम क्या था? रुपए के 40वें हिस्से के बराबर था। अगला प्रश्न है, जॉब चारनाक द्वारा स्थापित छोटी सी बस्ती बाद में कौन सा नगर बनी? तो कौन सा नगर बनी? कलकत्ता। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? जॉब चारनाक ने की थी। अगला प्रश्न है, शहजादा अकबर, सुलेमान, मुअज्जम किसके पुत्र थे? तो ये तीनों औरंगजेब के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शेर खां ने हज़रत आला की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी देसाई कहलाता था। अगला प्रश्न है, जांचना, परखना तथा चुनौती देना। जांचना, परखना तथा चुनौती देना नई मुस्लिम संप्रभुता स्थापित करने के साधन के लिए क्या अरबी शब्द प्रयोग होता था? तो फितना अरबी शब्द प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, स्थाई बाजार एवं अनाज मंडी को क्या कहा जाता था? तो अनाज मंडी या स्थाई बाजार को गंज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जिहाद में विश्वास रखने वाला योद्धा क्या कहलाता था? जिहाद में विश्वास रखने वाला योद्धा गाजी कहलाता था। अगला प्रश्न है, खालसा भूमि से संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा नियुक्त सहायक या अधीनस्थ कर्मचारी क्या कहलाता था? तो गुमास्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? गुमास्ता कहलाता था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व का ठेका हेतु कौन सा शब्द प्रयोग होता था? भू राजस्व का ठेका हेतु इजारा शब्द प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है,
लगान मुक्त भूमि जिसका कल्याणकारी कार्यों के लिए दान किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे इनाम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अनुमानित आय के विपरीत वास्तविक आय को क्या कहा जाता था? तो उसे हासिल कहा जाता था। अनुमानित आय के विपरीत वास्तविक आय को क्या कहा जाता था? हासिल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा जारी किया गया कौन सा भुगतान पत्र जिसके द्वारा एक स्थान के व्यापारी को रुपए देकर दूसरे स्थान के व्यापारी से ले लिए जाते थे? तो उसे क्या कहते थे? हुंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हुंडी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के समय वह कौन सा क्षेत्र था जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था? तो उसे क्या कहते थे? जागीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जमीन मापक के यंत्र को क्या कहते थे? तो मुगल काल में जमीन मापन के यंत्र को जरीब कहते थे। क्या कहते थे? जरीब कहते थे। अगला प्रश्न है, शरीयत में काफिरों के खिलाफ घोषित धर्म युद्ध क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? जिहाद कहलाता था। शरीयत में काफिरों के खिलाफ घोषित धर्म युद्ध क्या कहलाता था? जिहाद कहलाता था। अगला प्रश्न है, सूफी गतिविधियों का वह कौन सा केंद्र था जहां सूफी संत निवास करते थे? तो कहाँ करते थे? खानकाह में सूफी संत निवास करते थे। अगला प्रश्न है, अमीर या उमरा वर्ग के पुत्रों को क्या कहा जाता था? अमीर या उमरा वर्ग के पुत्रों को खानजादा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी गई भेंट क्या कहलाती थी? तो खिदमती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खिदमती कहलाती थी। अधीनस्थ द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी गई भेंट खिदमती कहलाती थी। अगला प्रश्न है, वे कौन भूस्वामी थे जो अपनी भूमि पर खुद खेती करते थे? तो कौन करते थे? खुद काश्त, स्वयं खेती करते थे। अगला प्रश्न है, गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? गांव का लेखपाल कुलकर्णी कहलाता था। अगला प्रश्न है, कौन सी आरंभिक पाठशाला जिसमें कुरान की आयतें याद कराई जाती थीं? किसमें कराई जाती थी? मकतब में कराई जाती थी। अगला प्रश्न है, ग्राम स्तर पर निष्पक्ष निर्णयकर्ता क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? सालिस कहलाता था। क्या कहलाता था? सालिस। अगला प्रश्न है, उत्पादन पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? उत्पादन पर लिया जाने वाला कर मुकाशमा कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकाशमा कहलाता था। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ घोड़ों और सवारों की संख्या के आधार पर बनाया गया पद क्या कहलाता था? तो मनसब कहलाता था। अगला प्रश्न है, वंशगत अधिकार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? वंशगत अधिकार के लिए मिरास शब्द प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? मुगल कालीन सोने के सिक्के मोहर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, धार्मिक कार्यों के लिए राजस्व मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो मुआफ़ी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मुआफ़ी। धार्मिक कार्यों के लिए राजस्व मुक्त भूमि मुआफ़ी कहलाती थी। अगला प्रश्न है, 1616 ईस्वी में अंग्रेज़ों को कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ मिली थी? मछलीपट्टनम में। इसे हम मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने कहाँ के राजा से भूमि पट्टे पर ली? तो कहाँ के राजा से? चंद्रगिरी के राजा से भूमि पट्टे पर ली थी। अगला प्रश्न है, तांबा निर्मित कौन सा एक सिक्का जो अकबर के समय में रुपए के 40वें हिस्से के बराबर था? तो कौन सा था? दाम। कौन सा था?
दाम सिक्का रुपए के 40वें हिस्से के बराबर था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र को क्या कहते थे? मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र को दार उल इस्लाम कहते थे। क्या कहते थे? दार उल इस्लाम। अगला प्रश्न है, गैर मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र क्या कहलाते थे? गैर मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र दारुल हर्ब कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दारुल हर्ब। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस श्रेष्ठ कलाकार को नादिर उल अर्म की उपाधि दी? तो किसे दी थी? मंसूर को। किसे? मंसूर को नादिर उल अम्र की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई? अबुल हसन को नाबिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम थे। कौन थे? मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम। अगला प्रश्न है, तारीख ए रसीदी किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई? तो मिर्ज़ा इंदर दौलत के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे किसके होगा, क्या होगा? किसके द्वारा लिखी गई? तो तारीख ए रसीदी मिर्ज़ा इंदर दौलत के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, कानूने हुमायूनी की रचना किसने की थी? तो खून मीर ने की थी। किसने की थी? खून मीर ने। कानूने हुमायूनी की रचना खून मीर ने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किला ये कोहना का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला प्रश्न है, रोहतास का किला किसने बनवाया था? रोहतास का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। किसने कराया था? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, आगरा का जहांगीरी महल किसने बनवाया? आगरा का जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, जोधा का महल या मरियम की कोठी पंचमहल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? फतेहपुर में स्थित है। इसे क्या जोधा का महल, मरियम की कोठी या पंचमहल कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, तज़किरात उल बाक़ियात, तज़किरात उल बाक़ियात किसकी रचना थी? तो जौहर आफ्ताबची की थी। किसकी थी? जौहर आफ्ताबची की। अगला प्रश्न है, गांव, जाति या संघ के मुखिया को क्या कहते थे? मुगल काल में गांव, जाति या संघ के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। अगला प्रश्न है, लूट मार वाली लड़ाई क्या कहलाती थी? लूट मार वाली लड़ाई वर्गीगिरी या गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहलाती थी। क्या कहलाती थी? वर्गीगिरी। अगला प्रश्न है, उधार देने वाला देसी महाजन क्या कहलाता था? उधार देने वाला देसी महाजन सर्राफ कहलाता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, पूर्वी सीमांत का युद्ध कब हुआ था? पूर्वी सीमांत का युद्ध 1661 से 1666 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के प्रति अफ़गान विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के प्रति अफ़गान विद्रोह 1667 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के प्रति सतनामी विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के प्रति सतनामी विद्रोह 1662 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री वकील के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है,
वित्त एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वित्त एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दीवान होता था। कौन होता था? दीवान। अगला प्रश्न है, दीवाने तन शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? दीवाने तन शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो वेतन के हिसाबी के लिए प्रयोग होता था। यह कहा जाए वेतन कर के हिसाब को रखने वाले के लिए दीवाने तन शब्द प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, निज भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन होता था? निज भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी दीवान ए खालिस होता था। कौन होता था? दीवान ए खालिस। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मुगल काल में सैन्य विभाग का मुखिया मीर बख्शी होता था। कौन होता था? मीर बख्शी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शाही भंडारी कौन होता था? मुगल काल में शाही भंडारी मीर ए सामा होता था। कौन होता था? मीर ए सामा होता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शाही कारखानों का अधीक्षक कौन होता था? मुगल काल में शाही कारखानों का अधीक्षक दीवान ए बयूतात होता था। कौन होता था? दीवान ए बयूतात। अगला प्रश्न है, मुगल काल में आय व्यय के मुख्य निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो मुस्तौफी कहा जाता था। मुगल काल में आय व्यय के मुख्य निरीक्षक को मुस्तौफी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शाही बावर्ची खाने का दरोगा कौन होता था? शाही बावर्ची खाने का दरोगा खवा सालार होता था। कौन होता था? खवा सालार। अगला प्रश्न है, आमिल की स्वेच्छाचारिता पर कौन रोक लगाता था? तो कौन लगाता था? बिदिक्ची। कौन लगाता था? बिदिक्ची लगाता था। अगला प्रश्न है, 10 से 500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। 10 से 500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति मनसबदार कहलाते थे। अगला प्रश्न है, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? अमीर कहलाते थे। 500 से 2500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति अमीर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? कुलकर्णी कहलाता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में उत्पादन पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो मुकाशमा कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकाशमा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में वंशगत अधिकार क्या कहलाता था? तो मिरास कहलाता था। क्या कहलाता था? मिरास। अगला प्रश्न है, मुगल काल में गांव जाति या संघ का मुखिया क्या कहलाता था? मुकद्दम कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकद्दम। अगला प्रश्न है, 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आज़म या उमरा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमीर ए आज़म या उमरा कहलाते थे। अगला प्रश्न है, मनसबदार को निर्धारित संख्या से दोगुने घोड़े रखने पर क्या कहा जाता था? तो 2 अस्पा कहा जाता था। जब मनसबदार निर्धारित संख्या से दोगुने घोड़े रखता था तो उसे 2 अस्पा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मनसबदार को निर्धारित संख्या से 3 गुना घोड़े रखने पर क्या कहा जाता था? तो सिंह अस्पा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को पोलज भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलज भूमि। अगला प्रश्न है, एक फसल के बाद 3-4 वर्षों तक खाली पड़ी भूमि क्या कहलाती थी? तो चाचर भूमि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चाचर भूमि। अगला प्रश्न है, तंबाकू की खेती कब प्रारंभ हुई? तंबाकू की खेती 16वीं सदी में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? कॉफ़ी का उत्पादन 17वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, मुगल काल में
नकदी फसलों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में नकदी फसलों को क्या कहा जाता था? तो जीन से आला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीन से आला। नकदी फसलों के लिए जीन से आला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नहर प्रणाली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? नहर प्रणाली का विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने यमुना नदी पर 150 मील लंबी कौन सी नहर बनवाई? तो नहर फैज़ बनवाई थी। कौन सी बनवाई थी? नहर फैज़। अगला प्रश्न है, रावी नदी पर लाहौर में कौन सी नहर का निर्माण किया गया? तो शाही नहर का निर्माण किया गया। रावी नदी पर लाहौर में शाही नहर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, वाक़ियात ए मुस्ताकी की रचना किसने की थी? वाक़ियात ए मुस्ताकी की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी ने। किसने? रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी ने। अगला है, नफ़ाइस उल मासिर। नफ़ाइस उल मासिर की रचना किसने की थी? तो मीर अलाउद्दौला काज़वीनी ने की थी। किसने की थी? मीर अलाउद्दौला काज़वीनी ने। जहांगीर के शासनकाल में फ़ारसी में लिखी ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? तो इकबाल नामा-ए जहांगीरी है। कौन सी है? इकबाल नामा-ए जहांगीरी ये फ़ारसी में लिखी ऐतिहासिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट किस पुस्तक को माना गया है? तो फतवात-ए-आलमगीरी को माना गया है। मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट किस पुस्तक को कहा गया है? फतवात-ए-आलमगीरी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, फतवात-ए-आलमगीरी किसने लिखी? तो ईश्वरदास नागर ने लिखी है। फतवात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, आइन-ए-अकबरी में उच्च कोटि का सूती वस्त्र किसे बताया गया है? तो बाप्ता को बताया गया है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सरकारी कानून क्या कहलाता था? मुगल काल में सरकारी कानून आइन कहलाता था। अगला प्रश्न है, नगद अथवा भूमि अनुदान के रूप में मुगल बादशाहों द्वारा दिया जाने वाला भत्ता क्या कहलाता था? तो सयूरगल कहलाता था। क्या कहलाता था? सयूरगल। अगला प्रश्न है, जीवनी परक पुस्तक के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? जीवनी परक पुस्तक के लिए तज़कीर शब्द प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, राजस्व का निर्धारण जागीर तथा एकता का पर्याय क्या था? तो क्या था? तयुल। क्या था? तुयुल था। क्या था? तुयुल। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों का एक प्रमुख प्रकार कौन सा था? तो रेशमी वस्त्रों का एक प्रमुख प्रकार वाफ्ता था। क्या था? वाफ्ता। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कहाँ का मलमल विश्व प्रसिद्ध था? मुगल काल में बंगाल का मलमल विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सिंध में स्थित बंदरगाह कौन सा था? तो लाहौरी बंदरगाह सिंध में स्थित था। अगला प्रश्न है, पटेला किसे कहा जाता था? तो पटेला एक विशेष प्रकार की नाव को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुजान राय भंडारी का खुलासत उत तवारीख से क्या ज्ञात होता है? तो बीमा प्रणाली की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अवोल किसे कहा जाता था? अवोल किसे कहा जाता था? अवोल एक विशिष्ट प्रकार की निवेश प्रणाली को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आगरा शहर फतेहपुर सीकरी से बड़ा तथा दोनों लंदन से भी बड़ा है, ये किसने कहा था? तो रॉल्फ फिंच ने कहा था। किसने कहा था? रॉल्फ फिंच ने। अगला प्रश्न है, शहजादा मुराद का शिक्षक कौन था? शहजादा मुराद का शिक्षक फादर एंथोनी मोंसेरात था, जो कि एक पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के आगरा दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस।
इसे जहांगीर ने अंग्रेज़ी खान की उपाधि और 400 का मनसब प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश यात्री ने अनारकली की कथाओं का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? विलियम फिट ने। विलियम फिट ने अनारकली की कथाओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, राजस्व चुकाने के लिए लिखकर दिया गया वचन पत्र या पट्टे की प्रतिलिपि को क्या कहा जाता था? तो कबूलियत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अगली उपज का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राजस्व दर तालिका क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? राई कहलाती थी। अगला प्रश्न है, गल्लावक्सी या भावोली प्रणाली किसे कहा जाता था? तो बटाई प्रणाली को गल्लावक्सी या भावोली प्रणाली कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बाबर के समय स्कूल तथा कॉलेजों की व्यवस्था कौन सा विभाग करता था? बाबर के समय स्कूल तथा कॉलेजों की व्यवस्था कौन सा विभाग करता था? तो शोहरत ए आम करता था। कौन सा विभाग? शोहरत ए आम विभाग स्कूल तथा कॉलेजों की व्यवस्था करता था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने दिल्ली में किस नाम के कॉलेज की स्थापना की? तो दारुल वक़ नाम के कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने मुगल दरबार के षड्यंत्रों का विवरण किस रचना में दिया है? तो पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक रचना में दिया है। अगला प्रश्न है, बादशाह कहीं भी हो गंगा जल ही पीता है। बादशाह कहीं भी हो गंगा जल ही पीता है किसने कहा था? तो एडवर्ड टेरी ने कहा था। किसने कहा था? एडवर्ड टेरी ने। और यहाँ पर बादशाह शब्द प्रयोग किया गया है अकबर के लिए। किसके लिए? अकबर के लिए। अकबर कहीं भी होता था, वह सदैव क्या है? गंगा का पानी ही पीता था या गंगा जल ही पीता था। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मीना बाजार का चित्रण किसने किया है? स्त्रियों के मीना बाजार का चित्रण थॉमस कायर्थ ने किया है। किसने? कायर्थ ने किया है। अगला प्रश्न है, जीन वेबस्टर ट्रैवलियर की यात्रा का विवरण किस नाम से है? तो ट्रेवल्स इन इंडिया नाम से है। किससे है? ट्रेवल्स इन इंडिया। अगला है, स्टोरियो द मोगोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्टोरियो द मोगोर पुस्तक मनुची द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, मनुची ने तोपची की नौकरी किसके पास की थी? तो दारा सिकों के पास की थी। मनुची ने तोपची की नौकरी दारा सिकों के पास की थी। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक विवरण किसने दिया है? तो फ्रांसिस वर्नियर ने दिया है। किसने दिया है? फ्रांसिस वर्नियर ने। अगला प्रश्न है, राजस्व की मांग बकाया राजस्व की वसूली को क्या कहते थे? राजस्व की मांग व बकाया राजस्व की वसूली को क्या कहते थे? तो मुगल काल में उसे मुतालबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुतालबा कहा जाता था। राजस्व की मांग एवं बकाया राजस्व की वसूली को मुतालबा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हस्तांतरण हेतु सुरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? तो पैवाकी कहलाती थी। अगला प्रश्न है, दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करने वालों को क्या कहा जाता था? तो पाही कास्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाही कास्त। अगला प्रश्न है, मुगल वंश में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो पटेल कहलाता था। कौन कहलाता था? पटेल कहलाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का छोटा मुखिया क्या कहलाता था? दक्षिण भारत का छोटा मुखिया क्या कहलाता था? तो पोलीगर कहलाता था। क्या कहलाता था? पोलीगर। अगला प्रश्न है, पानीपत के निकट काबुली बाग नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? तो बाबर ने बनवाई थी। पानीपत के निकट काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा ज्यामिति विधि पर आधारित उद्यान को क्या नाम दिया गया? तो नूर अफगान नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा निर्मित काबुली बाग कहाँ स्थित है?
तो कहाँ स्थित है? पानीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, जामी मस्जिद कहाँ स्थित है? जामी मस्जिद संभल में स्थित है, जो किस में पड़ता है? रोहिलखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, शीश महल, शाहबुर्ज, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित हैं? तो ये आगरा में स्थित हैं। शीश महल, शाहबुर्ज एवं नगीना मस्जिद आगरा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में रंग महल का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में रंग महल का निर्माण शाहजहां ने कराया। अगला प्रश्न है, कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना किसने कराई थी? तो जहांगीर ने कराई थी। कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने कराई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में शाहजहानाबाद का निर्माण किस शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ? तो हमीद अहमद की देखरेख में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था? शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस मिस्त्री की देखरेख में हुआ था? तो उस्ताद ईसा की देखरेख में हुआ था। ताजमहल का निर्माण किस मिस्त्री की देखरेख में हुआ था? तो उस्ताद ईसा की देखरेख में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? तो बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार वहजाद था। कौन था? वहजाद। अगला प्रश्न है, हुमायूं तथा अकबर को चित्रकला की शिक्षा किसने दी थी? तो मीर सैयद अली व अब्दुल समद ने दी थी। किसने दी थी? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रशाला की प्रथम कृति हज़्मनामा में लगभग कितने चित्र हैं? तो लगभग 1200 चित्र हैं। हज़्मनामा में लगभग 1200 चित्र हैं। अगला प्रश्न है, दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र किस में मिलते हैं? तो रज़्मनामा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, तूतीनामा एवं खानदान ए तैमूरिया किसकी कृतियां हैं? तो दसवंत की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रमुख पुस्तकें जिनका प्रकाशन जहांगीर के शासनकाल में हुआ कौन सी थीं? तो यार दानिश तथा अनवर सुहेली थीं। यार दानिश एवं अनवर सुहेली थीं। अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था? तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र फारूक बेग ने बनाया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने किस पुस्तक को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? तो मुआसिर ए आलमगीरी को मुगल काल का गजेटियर कहा है। अगला प्रश्न है, दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस पुस्तक में कराया? तो सिर ए अकबर में कराया है। सिर ए अकबर में कराया है। अगला प्रश्न है, सिंहासन बत्तीसी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन थे? तो केशवदास थे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी, रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास थे। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने एक प्रसिद्ध गजल गायक शौकी को कौन सी उपाधि दी थी? तो आनंद खां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने प्रसिद्ध गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसे गुण समंदर की उपाधि प्रदान की? तो बिलास खां का दाम्बल खां को। अगला प्रश्न है, मान कौतूहल का राग दर्पण नाम से अनुवाद किसने किया था? तो फ़कीर उल लाह ने किया था। किसने किया था? फ़कीर उल लाह ने। मान कौतूहल का राग दर्पण नाम से अनुवाद फ़कीर उल लाह ने किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के पुत्र खुसरो को
हिंदी पढ़ाने के लिए किस समकालीन विद्वान को नियुक्त किया गया था? तो शिवदत्त को नियुक्त किया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।